थोड़ा फास्ट ग्रेविटेशन वाला पार्ट जल्दी खत्म करो, जल्दी से। हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट्स हम कोई भी ले लें, उनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लें r, इनके मासेस कितने ले लें, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल थी? ये थर्ड रिवीजन चल रही है इस चैप्टर की, बार बार मत करवाना इससे, ठीक है। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को इतनी फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, Gm1m2/r², जहां पर कि G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को मालूम है। अगर यूनिट्स याद नहीं रहती तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, r² को इधर ले जाइए, m1 m2 को नीचे ले जाइए। फोर्स की यूनिट डिस्टेंस kg इंटू kg, तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, ठीक है। मास और वेट में डिफरेंस, सारे नहीं बोले, हाँ उधर से शुरू करूँगा। सात्विक बोलो, वेट क्या होता है? वेट होता है जहाँ फोर्स जिससे अर्थ को सेंटर की तरफ, पहली लाइन क्या, पहले से वर्ड क्या बोला? मतलब जिस फोर्स से, फोर्स। वेट क्या होता है? फोर्स। ये वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। मास क्या होता है? मैटर इनसाइड द बॉडी। नहीं सर, वो वॉल्यूम की डेफिनेशन बता रहे हैं आप। मैटर कंटेन इन द बॉडी इज मास, ठीक है जी। मास की यूनिट बोलो, इसकी यूनिट बोलो, मास कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होता है। कैसे? एक बोलना नहीं, तू बताइए। हाउ डज वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? क्यों क्यों? ढंग से बता दो, ये इंस्टॉलमेंट में बोल दो। अर्थ ओवल होती है थोड़ी सी शेप में, तो उसका डिस्टेंस पोल पे ज्यादा होता है इक्वेटर से, तो उसके इक्वेटर की लेंथ ज्यादा होती है। क्या तो ये है, तो इंस्टॉलमेंट में बोलोगे कैसे कैसे काम करेगा? यूँ बताओ, वेट का फॉर्मूला है mg, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की शेप के साथ या जगह अर्थ के ऊपर जाओगे या अर्थ में अंदर जाओगे तो बदलता रहता है, इसलिए वेट भी बदलता रहता है। वेट वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मास कभी वेरी नहीं करता। और डिफरेंस बताओ। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और बताओ। हाँ, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती, वो ठीक है बस। और खत्म हो गई ना बात। मास को मेजर करने के लिए हम पेन बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसको स्प्रिंग बैलेंस। अब मुझे ये बताओ, जी का फॉर्मूला कहाँ से आया था और कैसे आया? बताओ। जी का फॉर्मूला जो आपने लिखा था, हाँ अमन, ये जी का फॉर्मूला लिखते हैं रोज, ये कहाँ से आया? सर इसमें हमने जी की वैल्यू हमने F इक्वल्स टू G m1 m2/r² कर लेते हैं। उसमें F इक्वल्स टू G m हमने एक उसका प्लेनेट का मास लिया और r² हमने उसका डिस्टेंस लिया है। ये ले लिया, ये बता रहा हूँ, ये ले लिया मैंने। एक सेकंड का टाइम मान लो, फ्री फॉल वाला नहीं है, पागल वाली बात नहीं। ये अर्थ आ गई, ये अर्थ का रेडियस आ गया और ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ के ऊपर। ऑब्जेक्ट का मास, इसको अर्थ मानो या कोई प्लेनेट मानो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ मान लो ये अर्थ है तो अर्थ का मास हो गया है। इस ऑब्जेक्ट में और अर्थ के सेंटर में कितनी दूरी है? अगर मैं आपसे कहूं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप क्या बोलोगे? वेट क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? ma।
और यहाँ पर ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये बताओ अर्थ में और इस ऑब्जेक्ट में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आप बोलोगे जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जरा बताओ ये वेट क्या होता है, ये वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ये क्या है, ये भी तो वही है। तो इसका मतलब दोनों चीजें एक ही है। ये वेट का डेफिनेशन से आ गया mg और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, बात तो एक ही है दोनों। अगर इसका मतलब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, mg इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया तो g का फॉर्मूला क्या बन गया। और इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, G does not depend on mass of body. g डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। जब किसी के ऊपर जीरो पावर रखते थे इसका मतलब इस पर डिपेंड करता ही नहीं है। g मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब है, आप एक हल्का सा कागज का टुकड़ा ले लो और एक लोहे का टुकड़ा ले लो और दोनों को वैक्यूम में बिना एयर के ऊपर से गिरा दो, दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही आएगा, दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। चाहे ये हल्का है चाहे ये भारी है, फिर भी दोनों के दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम आएगी। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड नहीं कर रही, इनके मास पर। फिर किस पर डिपेंड करती है, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। जितना बड़ा प्लैनेट होगा मास उतना बड़ा होगा, रेडियस भी बड़ा होगा। ऐसे नहीं कह सकते, कह सकते हो ऐसे? मून का साइज बताओ। चलो छोड़ो, वैल्यू छोड़ो। मून पर जी की वैल्यू कम होगी ज्यादा? क्यों? उसका मास तो कम है और उसका रेडियस कम है। उसका मास कम है। अब दोनों में फंस जाएगा। अब मुझे पता है रेडियस बोलते तो इनवर्स में देख गया तो चल मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब जी का फॉर्मूला क्या लिखा है? उसका रेडियस ज्यादा है। 2 मिनट ये मतलब सब में एप्लीकेबल है बच्चे, सब में एप्लीकेबल। सर मास 100 टाइम्स है जबकि रेडियस 1/4 फोर्थ है ना, 1/4। ठीक है भाई, जी का फॉर्मूला लिखा आपने gm/r स्क्वायर। चलिए अब हम क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद। अब ये 2 महीने से पहले रिवाइज नहीं कराने का, मैं तीसरी बार करा रहा हूँ आज। ठीक, बुक से पढ़ो, तुम्हें अलग से करना है अलग से कर लो, लेकिन पहले से कर दी चलो। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। अब देखो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर यहाँ ले जाऊं तो ये जो डिस्टेंस पहले r था, अब इसमें ये डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, r में h और ऐड हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ गया। इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो g किसके इनवर्स में आ रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर में। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो g कैसा हो जाना चाहिए। एक बात और बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ तो क्या अर्थ के मास पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्या ये कभी बदलता है? नहीं। तो g और m कैसे हैं? g और m कैसे हैं? कांस्टेंट। इसका मतलब केवल बदलने वाली चीज कौन सी है? और ये भी कैसे वेरिएशन में है? वेरी गुड। अगर r बढ़ेगा तो g काम खत्म। इसका मतलब अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर 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 जाऊंगा तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आप अगर तकरीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर ऊपर चले गए, कितना ऊपर चले गए? 400-500 मीटर नहीं कह रहा हूँ, 4-5 हज़ार किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना होता है याद है? 64,000 किलोमीटर। 100। अर्थ का रेडियस है। अगर आप इसके कंपैरेबल 4,000-5,000 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपको एक अच्छा कंसीडरेबल चेंज देखने को मिलेगा। किसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो नेग्लिजिबल हो सकता है क्या चीज? सर बहुत ऊपर चले जाएंगे तो थ्योरेटिकली जीरो तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ हो जाएगा। सर मतलब कम फोर्स से क्या कह रहे हैं? कम फोर्स से नीचे पुल होगा। जी बिल्कुल ऐसी बात। कम फोर्स से खींचेगा, चलिए खींचेगा, सॉरी, कम फोर्स से खींचेगा। ठीक है बात। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा। इसमें कोई नई चीज क्यों तुम साइंस की तरह क्यों पढ़ते हो इसको? हमने पहली स्लाइड में क्या देखा था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करती है? मासेस के प्रोडक्ट पर। दूसरा डिपेंड करती है कि ये दोनों बॉडी कितनी दूर रखी है, दोनों बॉडी कितनी दूरी पर हैं। अब तू यहाँ देख, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मैं अर्थ के बिल्कुल नजदीक हूँ, r डिस्टेंस पर हूँ। अगर मैं बहुत ऊपर चला गया तो मेरा डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो g की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसको कुछ बोलते थे ना, ये जो बोल रहे थे, मैंने कोई नाम लिखवाया था। वेरी गुड विशा जी, वेरी गुड। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सब लिखा हुआ आपने, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, फाइनल क्या हुआ कि जब भी हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे क्या होगा? जी कम हो जाएगा, जी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि फोर्स कम होगा, ठीक है? या यहाँ से हवा आर बढ़ जाएगा तो जी बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात बार कह रहा हूँ, जब भी आप किसी चीज में, किसी फॉर्मूले में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन करते हो, अगर आप कह रहे हो आर के चेंज होने से जी चेंज होएगा, बाकी सारी चीजें देख लेना वो ना बदल रही हो, ये और ये ना बदल रही हो, जो कि मैं अगले वाले में करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, आया ना यार? नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब हमने क्या किया? अब हम अर्थ में डी डेप्थ अंदर चले गए, तो ये कितना बच गया? पूरा कितना था यहाँ तक, और डी अंदर चले गए यहाँ तक, तो बच कितना गया? अब जब आप यहाँ आ गए हो तो अब आपको अर्थ का कौन सा पार्ट अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल सही बात, केवल ये वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आप तो बहुत गहराई में आ गए अंदर की तरफ। शुरू में क्या लिखा था हमने? वेट इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना? तो जब आप यहाँ आ गए, जहाँ ग्रीन पार्ट लगा हुआ है, तो अब आपको इतना सा एक टुकड़ा खींचेगा बस अपनी तरफ, ठीक? चलिए फॉर्मूले पे चलता हूँ दोबारा से। जी का फॉर्मूला क्या था? आप जब जमीन में अंदर गए क्या क्या बदला? डिस्टेंस बदल गया और मास भी बदल गया, क्योंकि पहले आपको इतना बड़ा गोला खींच रहा था अपनी तरफ, यहाँ बैठे थे आप, अब आपको इतना सा स्फीयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मास कैसा होगा? मास प्लैनेट पे लेते हैं, मास बॉडी की बात ही नहीं कर रहा। तो ये दोनों चीजें बदलेंगी, तो हमने इस फॉर्मूले को क्या किया था? बदल लिया था। कोई बता सकता है कैसे बदला था? मैं पूछूंगा, मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो नींद आ रही है ना क्लास में, कान पकड़ के पीछे खड़ा कर दूंगा। बोलिए प्लीज। मास का फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप तो पढ़ रहे हो रोज। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर से ये कटेगा तो एक आर रह गया, तो जी का जो फॉर्मूला बना, अच्छा एक आर तो बचेगा। अब ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम जी में वेरिएशन देख रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। तो हमने कहा यार फॉर्मूले को थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं अब क्या हुआ। क्या ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं? है ना? ये अर्थ की एवरेज डेंसिटी ये भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल एवरेज डेंसिटी। मैंने बोला एवरेज डेंसिटी, तो ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? आर के। आर जितना कम होता जाएगा जी उतना
कम होता जाएगा। नहीं कम हुआ सर। अरे ये कम होएगा तो ये भी कम होएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्ट वेरिएशन में आ गया ना। Yes, sir. अब जब आप डेप्थ में अंदर की तरफ गए हो, जब आप गए हो, जैसे आप किसी माइन में चले गए बहुत नीचे, जब आप किसी माइन में चले गए तो आर कम हो गया तो जी भी कम हो गया। 9th में नहीं कराएगा आपको कोई भी, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन इस समझाने के लिए मैं सारे विद रीजन समझा रहा हूँ, ये ऐसी चीजें नहीं है जो आपको आएंगी नहीं। हाँ जी बोले। सर आपने कहा था अभी हमने प्रूव करा कि जी एक वर्सी प्रोपोर्शनल आया आर में, नहीं डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, लेकिन जब छोटा हुआ ना टुकड़ा का खींचेगा तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। कैसे खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, नहीं आएगी। मास पर डिपेंड नहीं करता। मास ऑफ प्लैनेट कर रहा है ना, कर रहा है ना। जो आपके M1 M2 थे उसमें एक तो मास ऑफ प्लैनेट ही था ना, तो वो भी तो छोटा हो गया। जब आप इतना नीचे आ गए तो आपको सेंटर की तरफ जो चीज खींच रही है वो तो केवल इतना ही ऑब्जेक्ट रहेगा ना खींचने वाला, है ना। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ के सेंटर पर चला जाऊं यहाँ, तो यहाँ मास 0 है, तो यहाँ जी भी 0 हो। मास 0 पे अरे कुछ बचेगा नहीं ना वहाँ पर, ये कह देंगे कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अर्थ के प्लैनेट का मास है ये। प्लैनेट का मास की बात। अच्छा अब तुम्हें कम नहीं करा, और कम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अगर तू अंदर चलता जाएगा तो बिल्कुल सेंटर पे आने के बाद मास खत्म हो गया। सही है। मुझे लगा सर बॉडी का मास 0 लेके। बॉडी का मास का नाम मैंने आज तक लिया, पिछले 3 स्लाइड से बॉडी के मास की बात कर रहा हूँ, नहीं। फिर क्यों बात कर रहा हूँ? बॉडी के मास की बात नहीं करती। वैसे हम जान सकते हैं बेटा ऐसा ये सब बातें मत करो कि हम जा सकते हैं या नहीं जा अरे सकते। मैं वैसे पूछ रहा हूँ हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मारना है तुम वहां जाके फिजिक्स समझ में आएगी, बिना जाए समझ नहीं करोगे कुछ कुछ। तो हमने क्या देखा कि जब हम अर्थ के 2-3 लड़कियां हैं क्लास में, मैं बार बार देख रहा हूँ जो क्लास में अटेंटिव नहीं है, 1, 2 और 3। अब यार पीछे बेंच पे खड़ा रहूंगा, ध्यान रखना इसी पे डंबू वहां पर तीनों क्लास में रह रही है, नींद आ रही है तो थोड़ी देर के लिए वॉक कर लीजिए बाहर जाकर, फिर वापस आ जाइए दोबारा से। एक ही बच्चा बस हमारा जो एक्टिव होता है। चलिए, और वही बच्चा आता है। जब हम हाइट पर जाते हैं तो जी कम होता है, जब हम जमीन में अंदर जाते हैं तो भी जी कम होता है। दूसरा आपने शेप ऑफ अर्थ ली थी, थोड़ा सा ज्यादा ओवल करके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ओवल करके समझा रहा हूँ, नहीं तो इतनी ओवल तो नहीं है। ठीक, ये तो आ गया आपका इक्वेटर, ये आ गए आपके पोल्स, ये आ गया रेडियस इक्वेटर वाला, और ये आ गया रेडियस। ठीक, जी का फॉर्मूला, जी किसके इनवर्स में? जहां पर भी आर ज्यादा होगा वहां जी कम होगा। देखने से पता लग रहा है ये वाला आर बड़ा लग रहा है, तो यहाँ जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? चलिए कम लिख देते, और ऊपर जी कैसा हो जाएगा? ज्यादा। तो अगर मैं यहाँ कहूँ वेट, तो वेट यहाँ पर कम है ऑब्जेक्ट का, और वेट यहाँ सॉरी ज्यादा होगा। याद आया इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बोला था, सोने वाली राइट। आपने क्या किया, यहाँ गोल्ड खरीदा, यहाँ गोल्ड बेच दिया, ठीक है। अब तुम इतने प्रैक्टिकल में तुमने बोला पोल्स पे कौन दुकान लगा बैठा हुआ। ये केवल एक सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आपने इक्वेटर में से यहाँ से उठाया गोल्ड, क्योंकि यहाँ वेट कम है, यहाँ उसी गोल्ड का वेट ज्यादा हो गया तो आप जाकर बेचा है। लेकिन आप जब गोल्ड खरीदते हो तो किलो में खरीदते हो, ग्राम में खरीद रहे हैं। वो बड़े लोग हैं किलो में खरीदते हैं। उनके घर वाले भी गले में चेन में नहीं हीट रखते हैं। शांत 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 शांत, ठीक ठीक है, बात सुन आई? आप क्या कह रहे हो? जी है वो किस पे डिपेंड है? तीनों क्या था वैसे? तो जी किस पर डिपेंड करता है? मैंने बोला पढ़ा क्या था? गणेश वाला दिखा दीजिए। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, विद डेप्थ एंड विद शेप ऑफ अर्थ। ये पढ़े ना 3। हाइट पे ऊपर जाओगे तो जी कम होगा,
ठीक, जमीन में अंदर जाओगे तो जी कम होएगा, इक्वेटर पर जी कम है, पोल्स पर जी। जी बढ़ा के गुड मॉर्निंग जी बढ़ा के बेटा हम थोड़ी बढ़ा, मतलब ऑब्जेक्ट की चीजों को जगह को कम कर देता। कल हमने एक न्यूमेरिकल किए थे, 5 न्यूमेरिकल किए थे। जो तूने पहला न्यूमेरिकल कराते सवाल पूछना गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जो पहला 80 केजी और 120 केजी वाले ऑब्जेक्ट के बीच में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली थी, उसमें 10 की पावर कितनी माइनस में आई थी? माइनस माइनस 11, चलो जो भी आई 10 की पावर माइनस 11 का मतलब इतनी कम फोर्स कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते ही नहीं है। तो आप यूं कहो कि नहीं मैं तो पेन को और टेबल को पास ले आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई, बढ़ तो जाएगी, लेकिन फिर भी इनके बीच की फोर्स नेग्लिजिबल है क्योंकि इनके मासेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। देखो ना एक्सेलरेशन, ये जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू में ही लिखा हुआ है -11। तो जब तक आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट नहीं लोगे, अब आप यहाँ देखते हो कभी ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई चीज अट्रैक्ट होकर टेबल पर चिपक गई या कहीं और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मासेस छोटे छोटे से हैं। बड़े मासेस होंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को खास हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है ना। हाँ, आपका ग्रेविटेशनल, आप कह रहे हो मैं 1 केजी, मैं 30 केजी का, 40 केजी का, 50 केजी का, और नीचे हमें अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है, तो अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है, तब एक कंसीडरेबल फोर्स आपको दिखाई देगी, अर्थ का मास है तब तो बहुत सारी, यानी आप अर्थ पर चिपके हुए हो, आप अर्थ पर चिपके हुए हो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन अगर मैं अपने और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूं, मान लो मैं अर्थ के सरफेस पर ही बैठा हूं, मान क्या लो बैठे कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये अच्छी खासी फोर्स आएगी, कितनी आनी चाहिए? सर 54 540 न्यूटन। वेरी गुड, 600 न्यूटन ऑलमोस्ट, या 540 न्यूटन। ये स्मार्टनेस कहते हैं इसे, सर जी की वैल्यू पढ़ता ही नहीं है, निकम्मा है से बहुत ज्यादा ही, लेकिन दिमाग चलता है इसका। क्यों? आप समझो बात, इसको समझ में आया कि अभी तक क्या पढ़ाया गया। इसने पहली स्लाइड उठाई है, कौन सी वाली, जब हमने कहा था देखो वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में वेट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, हमने एक 60 केजी का आदमी और अर्थ, उनके बीच में क्या निकाली है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आएगी? वेट के। वेट का मतलब mg, कितना मास ले रहे हो, इनटू अप्रोक्सीमेटली 600। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें वैसे ही समझ में आने लगती हैं, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये बस ध्यान रखना किलोमीटर को मीटर में जरूर कर लेना। 6400 इंटू 10 की पावर, इसीलिए सबसे ज्यादा पिटता है। अकल होने के बाद भी जब आदमी इस्तेमाल नहीं करता ना उसका, बेटा समझ बात, अपने पोटेंशियल को खराब मत होने दिया। उसके बाद कुछ चीजें आएंगी, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे बुक में। व्हाट इज द कंसीक्वेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या क्या चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो। मैं बोल देता हूँ, तुम्हें रटे में मैं बोल देता हूँ, मुझे याद नहीं कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। रिवर्स नीचे की तरफ आती है, रेनफॉल नीचे आता है, एटमॉस्फेयर की एग्जिस्टेंस है। एटमॉस्फेयर क्यों रुका हुआ है? एयर को होल्ड करके, एयर के पार्टिकल को एटमॉस्फेयर हमारा, सॉरी अर्थ हमारी होल्ड करके रखे हुए है बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटेशनल, हमें रुका हुआ है। सर सोलर सिस्टम में आगे और बताओ, बस ये सब चीजें हैं। वेट की वजह से बैटरी की ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा गलत सवाल है ना ये, एक ही चीज को तीसरी बार पूछ रहा है दोबारा से। वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क है? वेट में, ग्रेविटेशनल फोर्स में और ग्रेविटी में क्या फर्क क्या होता है? कुछ नहीं। फिर ऐसे सवाल बार बार मत पूछो ना, एक ही चीज पूछ ली फिर उसके बाद दोबारा सोचो तो पता ही कहाँ का जाएगा। प्रदीप सिंह पूछ रहे थे सवाल, और बताओ
अच्छा, अगला अगला टॉपिक बता, टॉपिक फटाफट जल्दी। कैपिलर केपलर लॉ, प्लैनेटरी मोशन। वो तो मैं पढ़ा ही हूँ, फ्लोटेशन तो मैं करा रहा हूँ। इसके अलावा देखो तो वेरी गुड बच्चे, चैप्टर में देख और कुछ नहीं था, इतना छोटा फ्री फॉल, वो तो कर लिया हमने कहीं सर एक एनिमेशन मून की 160 हाँ ये भी करा देता अर्थ acceleration due to gravity on moon is 1/6 the acceleration due to gravity on surface of ये प्रूव करना है आपको, ठीक, कोई वैल्यूज नहीं लेनी है आपको इसमें। ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ मून 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली होता है। मास ऑफ मून, सॉरी मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स मास ऑफ। फिर एक काम करो, फिर सब्स्टिट्यूशन में करोगे, ये कहां से कर दिया, रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ, अब ठीक है। क्या क्या प्रूव करना है, वेट ऑन मून, देखना ध्यान से, एक लाइन में खत्म करूंगा, वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ। वेट किसका, ऑब्जेक्ट, वेट किसका, ऑब्जेक्ट का। वेट का फॉर्मूला जी कहां पर, जी कहां पर, एम कट गया, ये एम क्या था, मास ऑफ बॉडी, बढ़िया। जी का फॉर्मूला जी एम बाय, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुकना। ये जी किसका था, मून पर, तो मास ऑफ मून रेडियस ऑफ, ये जी कहां पर, अर्थ पर, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से आर ई और एम ई की वैल्यू यहाँ डाल दो, डाल दूं यहाँ पर, थोड़ा जगह कम पड़ेगी, इसको हटा दूं, आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर, आर ई की जगह क्या डाल दोगे, ये हो गया, और इसकी जगह ये आएगा 16 आर एम स्क्वायर, ये आर एम से ये आर एम कट गया, छोटा ले लिया मैंने गलती से, एम एम से एम एम कट गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली, सॉरी ये तो आ गया 16 बाय 16 6 तो ये अप्रोक्सीमेटली एक ही लाइन में खत्म होता चला गया। वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज 1/6। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको मून पर देखते हो, कभी कई बार दिखाते हैं बेटा इसको छेड़ने, किसी भी कई बार देखते हो मून पर दिखाते हैं, मून पर लोग गए हुए हैं, वो उछल रहे हो, वो एक बार कूद गए तो उनकी जंप भी बड़ी लंबी लगती है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मून का साइज छोटा है, क्योंकि मून का साइज छोटा है तो मून आपको उतनी ताकत से अपनी तरफ खींच नहीं पाता। ये च्युइंगम कहीं और चिपका दूंगा तेरे, इसको कागज में करो, बाहर फेंक दे, जस्ट रात में फेंक क्या निकाल इसको, क्लास में च्युइंगम बाद में बताएगा गंदी बात। अच्छा बेटा ये तो किसी के नोट्स ले लो, मेरे पास कई बार रखे हैं। Weight of an object on moon is less than weight of the object on earth. कितना less? अगर कोई चीज अर्थ पर 600 न्यूटन की है तो मून पर वही चीज मास वही रहेगा, मास नहीं बदलता, क्या बदलता है, वेट। ठीक है, हटा दो, क्या दोबारा बोलो, अर्थ पे तुम कितने किलो के हो, किलोग्राम तो सेम ही रहेगा, यही तो समझा रहा हूं। अरे वो आप कभी दिल्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम में जाइए, वहाँ वेट की और मास की दोनों मशीन रखी। हाँ सर, वहाँ पे जुपिटर पे कितना मास, अगर आप वो जुपिटर
सुन अगर हमारे प्रतीक कुमार 50 kg के हैं तो ये इनका सुनो ये इनका मास है, ये इनका मास है, ये इनका मास है। तो अगर मैं वेट ऑन अर्थ निकालता हूं तो mg ये इनका इतना वेट है अर्थ पर, तकरीबन 500 न्यूटन। लेकिन अगर इन्हीं का वेट मून पर निकालेंगे 1/6 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा मून पर, ठीक है, समझ गया तकरीबन। तो मून पर 1/6 हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, मास तो 50 kg ही रहेगा, मास कम नहीं। हाथ में थोड़ी छोड़ के जाओ, मास तो उतना ही रहेगा, मास उतना ही रहेगा, मास में चेंज नहीं है, केजी सेम रहेंगे, न्यूटन से बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं? एक मशीन मास में बता दे, वेट में मास क्या लिखा रहता है कैलिब्रेशन में, क्या यूनिट लिखी है? देखो कभी भी देखो कंफ्यूजन कुछ मत देखो। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा अ बॉडी वेज 50 kg, आप बोलोगे तो वेट दे रखा है, वेट नहीं दे रखा। अगर वो केजी में दे रहा है तो क्या है वो? बात खत्म हो गई, फिर न्यूटन की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वेट मशीन को मान ले रहे हैं में तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। नहीं सेम आएगा। नहीं। अगर वेइंग मशीन की बात करते हो तो जो स्प्रिंग बैलेंस की आप बात कर रहे हो, स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर होता है, और वेट मेजर होगा तो वेट आपका 1/6 आएगा, 1/6। वो न्यूटन में वो निकाल मास आपका उतना ही रहेगा, वेट आपका कम हो, मास उतना ही रहेगा, वेट आपका 1/6 बस इसी बात। और क्या पार्ट है इसमें? हम तो करेगा कैपलर, चलो कैपलर लो है सिलेबस में, पर एक बार करा देते हैं। कैपलर्स लॉ, कैपलर के 3 लॉ। पहला लॉ क्या कहता है? कोई दिक्कत नहीं लिखा तो दोबारा देखो। नहीं सर, मैं कह रहा हूं मैंने लिखा भी था। क्या? सर आप बोलोगे तो आप बोलोगे। अच्छा मैं बोल दूँ, ये मैंने बेकार लगा दी। देखो, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, अंडाकार शेप। इलिप्टिकल ऑर्बिट में हर प्लैनेट चक्कर काट रहा है सन के चारों तरफ। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है वैसे इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। आप इस प्लैनेटरी मोशन को यहां रख के भी सन को समझ सकते हो और यहां रख के भी सन को समझ सकते हो। ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई प्लैनेट है अर्थ, सन, अभी इसको भूल जाओ, कोई प्लैनेट है और सन से यहाँ है, अभी फिलहाल इतना दूर है, थोड़ी देर बाद जब घूमते घूमते जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे समझूं, इनको हटा दूं, अब मैंने सन को यहाँ रख लिया, यहाँ देखो तो सन के पास आ गया, यहाँ देखो तो फिर ये दूर हो गया। मोशन तो वैसा तो वैसे, कभी पास आ जाएगा कभी दूर हो जाएगा। तो यानी हम क्या कह रहे हैं? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, ठीक, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन elliptical orbit with sun kept at one of the 2 focus, दोनों में से एक फोकस पर सन को रख कर हम इस प्लैनेटरी मोशन को समझ सकते हैं, ठीक है। ये इलिप्टिकल अंडाकार शेप हो गई, इलिप्टिकल, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल्स इलिप्स की तो अगले बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये पहला लॉ है, ये पहला लॉ है जो आपके ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन kept at one of the 2 focus, पहला। दूसरा लॉ कहलाता है, देखो ध्यान से, ये सन और ये अर्थ या कोई और प्लैनेट कुछ भी ले लो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये आ गया प्लैनेट, ये आ गया सन, सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन।
मान लीजिए ये प्लेनेट 1 महीने में घूमकर यहाँ आ गया। जो लाइन सन और प्लेनेट को जोड़ती है उसने ये एरिया स्वीप कर दिया, झाड़ू लगा दी, कवर कर लिया, एरिया स्वेप्ट, ठीक है। एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, ये वो एरिया हो, ठीक, दिस इज एरिया वन। अब ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया होगा, ये प्लेनेट फिर यहाँ से यहाँ घूम कर आया, ठीक, फिर इसने कुछ एरिया स्वीप किया। केपलर अंकल का सेकंड लॉ कहता है कि दोनों एरियाज बराबर होंगे। इसको हम ऐसा भी कहते हैं, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। इसको एक शब्द और नाम देते हैं, एरियल वेलोसिटी, एरिया वाली वेलोसिटी। एरिया वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। हाँ जी सर, आपको लग रहा है डायग्राम से? अरे सर पहले तो आप छोड़ो, बड़े हो जाएंगे तो समझिएगा कैसे। अगर इस लाइन को थोड़ा इधर कर दे, किस लाइन को किधर कर दो? इस लाइन को इधर कर दो। मेरे अब्बा का राज चलता है मैं कर दूं, मैं जो समझा रहा हूँ उसको, बात को समझो पहले क्या कह रहा हूँ कि अगर ये प्लेनेट 1 मंथ में यहाँ से यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर गया, 1 मंथ में काउंट होगी उसकी। अरे नहीं यार, 2 दिन ले ले, 5 दिन ले ले, 10 दिन ले ले, कभी भी ले ले, 1 यूनिट टाइम ले ले। दोनों का सेम। मान ले 10 दिन में ये यहाँ से यहाँ गया तो 10 दिन में ये यहाँ से यहाँ जाएगा। जब हम इसका एरिया और इसका एरिया निकालेंगे तो ये दोनों एरिया बराबर है। ये सेकंड लॉ, इसीलिए एक फोकस है ऑब्वियसली नहीं, दोनों से लेंगे। जब मैं सन को 1 मिनट पे एक जगह रख टाइम नहीं, वो दोनों सेम लेंगे ना। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो पता लगेगा पर यूनिट टाइम में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों समय 1 मंथ का टाइम लिया? नहीं, दोनों तरफ मैंने 1 मंथ का टाइम लिया, 10 दिन का ले लो, 20 दिन का ले लो, टाइम के ऊपर बताओ, टी टाइम ले लो। दोनों में टाइम सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तेरी और अपनी स्पीड चेक करूंगा दोनों की, दौड़ने की या कार चलाने की, तो पर यूनिट टाइम या पर सेकंड लूंगा या पर मिनट लूंगा ना। ये तेरी घंटे में ले रहा हूँ, मैं अपनी सेकंड में ले रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। जब लोगे तो यूनिट शुड बी सेम। इसको अगर 10 दिन ले रहे हो उसको भी 10 दिन दो। ये दूसरा लो। तीसरा लो, अब मैं तीसरा लो जो समझाऊंगा आपको, उसको केवल अर्थ के लिए समझाऊंगा। देखिए, जिस ऑर्बिट में अर्थ चक्कर काटती है सन के चारों तरफ, ये बहुत ज्यादा एलिप्टिकल नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, जिस ऑर्बिट में अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है वो बहुत ज्यादा, मैंने अगर किसी से अचानक पूछ लिया कि मैंने क्या बोला और नहीं बता पाए तो बेटा क्लास से निकाल दूंगा, ध्यान रखिएगा इस बार। सेकंड नहीं लगाऊंगा, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, इसलिए अपने आंख पर रडार ओपन रखिएगा, ठीक है? प्रॉपर सिग्नल्स आते रहने चाहिए। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो जिस ऑर्बिट में काट रही है वो काफी हद तक सर्कुलर ही है। तो मैं यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा, जैसे अगर इलिप्टिकल ऐसे लूंगा तो रेडियस बड़े छोटे हो जाएंगे, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो उस टाइम हम इसको मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस करते हैं, फिर सेमी मेजर एक्सिस लेते हैं। क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है चीजों, सिंपल रखता हूँ। ये सन है और ये अर्थ है, ठीक, ये इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। इस ऑर्बिट का रेडियस मान लो r है और अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में t टाइम लगता है, तो टाइम का स्क्वायर इस रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द थर्ड, ठीक, जितने टाइम में एक चक्कर लगाएगा उस टाइम का स्क्वायर इसके ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। बस याद ही रखना है और कुछ नहीं, बाकी एप्लीकेशन पार्ट तो 11वीं क्लास में आएगा, बस ध्यान रख लीजिएगा। मतलब ये तो इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब डिटेल में बाद में समझ में आएगा। जब हम बार बार बहुत सारे, अभी क्या समझाओ तो 11वीं क्लास में क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तब समझ में आएगा चीजें कि सैटेलाइट को मैंने यहाँ से यहाँ ले गया या किसी प्लेनेट को हमने नया खोजा कोई प्लेनेट। अब देखो कितना आसान होता है। मान लीजिए हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं किसी चीज का, मान लीजिए सोलर सिस्टम में हमने कोई नया प्लेनेट ढूंढ लिया,
कोई नई और चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। अब हमें ये पता लगाना है वो कितना दूर है। अगर हम ये पता लगाओगे कितना दूर है तो हम ये भी पता लगा लेंगे कितने टाइम में चक्कर काटेगा, क्योंकि हमें आर इनके बीच में आपस में टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या मालूम है, हमें रिलेशनशिप मालूम है। तो अगर हमें डिस्टेंस पता लग गया तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम पता लग गया तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रख लेते हैं कि जितने टाइम में ये एक चक्कर लगाएगा उस टाइम का स्क्वायर इसके डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। ये कैपिटल अंतर के 3 लॉ। पहला लॉ कि हर प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर काटेगा, दूसरा वो एरियल वेलोसिटी सेम रहेगी, और तीसरा ये शॉर्टकट में तो यही करना, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम सेम रहेगा, टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आएगा, और हर प्लैनेट किस में घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो। बेटा ये सवाल गलत है। सिलेबस क्या होता है? लिखा रहता है। वो शुरू कर रहे हैं रोटेशन। क्या चीज कैसे? कोई बात एक साइड, एक मिनट डालना है। हाँ, और सारी बुक्स। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, इन 3 चीजों में बहुत स्पष्ट रिलेशनशिप हमें मालूम होना चाहिए।